पहली बार जेएलपीटी दे रहे हो, डोंट वरी, तुम मुझे अपनी सीनियर बोल सकते हो, क्योंकि मैंने 3 बार जेएलपीटी क्लियर किया हुआ है। एंड 5 में मेरे मार्क्स थे 138 आउट ऑफ 180, एंड 4 में मेरे मार्क्स थे 123 आउट ऑफ 180, और एंड 3 में मेरे मार्क्स थे 125 आउट ऑफ 180। पहले मेरा रिजल्ट चेक कर लो, उसके बाद आगे की बात करते हैं। मेरे रिजल्ट्स देखने के बाद तो तुम्हें भी यकीन आ ही गया होगा। ये वीडियो मैं बना रही हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस तुमसे शेयर करने के लिए, ताकि तुम्हारी जेएलपीटी में एक छोटा सा ही एफर्ट सही पर हेल्प हो पाए, बिकॉज जेएलपीटी इज़ नॉट अ जोक। जापानीज़ कोई लैंग्वेज नहीं है। जापानीज़ एक इमोशन होता है जो अपने अंदर से निकालना पड़ता है। इवन जापानीज़ नहीं, तुम कोई भी लैंग्वेज सीखोगे तुमको ये करना ही पड़ेगा, बिकॉज कोई भी लैंग्वेज बोलने के लिए तुमको उसकी आदत डालनी पड़ती है, तुमको उसको फील करना पड़ता है कि अगर हम इससे बोल रहे हैं या हम इसको सुन रहे हैं तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, हमें आदत है इस लैंग्वेज की। बिकॉज अगर अभी तुम जेएलपीटी क्लियर कर भी लोगे तब भी तुमको आगे जाके उस फील्ड में काम करना है, तो तुम्हारे लिए ये ज़रूरी है कि तुम सिर्फ जेएलपीटी के स्कोर्स पे नहीं, अपनी नॉलेज पे और अपनी एनलाइटनमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। फिलहाल अभी मैं तुम्हें कुछ 5 ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ जो कि मुझे अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे लगता था कि इतने इम्पॉर्टेंट है कि इसको किसी को भी भूलना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात है कि प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ऐसी नहीं कि तुम बुक खोल के बैठे हो और उसको पढ़ रहे हो और बस देख लिए कि स्ट्रोक्स ऐसे 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 हैं, वर्ड ऐसा है, ठीक है, डन, होगी प्रैक्टिस। नो, प्रैक्टिस ऐसी करो कि सामने तुम्हारे किताब रखी हो और तुम्हारे हाथ में एक नोट पैड या एक कॉपी डायरी, कुछ भी, पेपर पेन हो, और उसके बाद तुम पहले अपनी बुक में से उन स्ट्रोक्स को देखो कि कांजी के स्ट्रोक्स कैसे बने हुए हैं। उसके बाद अपनी कॉपी पे उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, बनाओ, मैच करो, हो रही है बहुत बढ़िया, नहीं हो रही है दोबारा बनाओ, दोबारा अपनी गलती को सुधारो। ऐसा ही करना पड़ेगा। मैं तुम्हें अपनी प्रैक्टिस दिखाती हूँ कि मैंने अपने टाइम पे कैसे कैसे की थी। ये मैंने एक एक कांजी को इतनी इतनी बार बना के प्रैक्टिस किया है कि सिर्फ एक नहीं, मैंने ऐसी पता नहीं कितनी कॉपियाँ भर दी हैं। ये तो मेरे पास 2 रखी रह गई, बाकी की तो पता नहीं कहाँ खो गई हैं, मेरे को मिली भी नहीं। लेकिन ये मेरी प्रैक्टिस है जो मैंने पूरे जेएलपीटी की प्रिपरेशन के दौरान की है। ये देख रहे हो तुम कांजियाँ, एक एक कांजी के स्ट्रोक को मैंने 10-10 बार बना बना के प्रैक्टिस किया है, तब जाके मुझे कांजीस याद हुई हैं। वेल, सबसे पहला पॉइंट तो तुम्हें क्लियर हो ही गया होगा, ऐसे प्रैक्टिस करो। एंड आई एम डैम श्योर अगर तुम ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना, तुम 15-15 दिन का रख लो, 15 दिन बाद, पहले तुमने करी एक दिन, इसी तरीके से जैसे मैंने अभी तुमको दिखाया ना, तुमने ऐसे प्रैक्टिस की, उसके बाद अगले 15 दिन बाद तुम उसको दोबारा करो, एंड हियर यू गो। 2 बार में तुम ऐसी परफेक्शन हासिल कर लोगे कांजी के ऊपर कि तुम भूल ही नहीं पाओगे उसको। मेरी सेकंड टिप है फोकस। फोकस जो सब बोलते हैं पढ़ाई पे करो फोकस, वो नहीं। फोकस कि जब तुम लिसनिंग कर रहे हो या जब तुम पैसेज कर रहे हो तो तुम उस पर कैसे फोकस कर रहे हो। बिकॉज मान लो तुम्हारी लिसनिंग चल रही है, तो व्हाट यू डू, तुम ऐसे बैठते हो, सामने लिसनिंग चल रही होती है और तुम उसको सुनते हो, एंड उसके बाद तुमसे अगर पूछ लिया जाए कि तुमने लिसनिंग में सुना क्या है, तो तुम भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रॉपर फोकस नहीं था लिसनिंग में। अपनी आंखों के आगे ऐसे हाथ रख लो, अंधेरा कर लो बिल्कुल, बिकॉज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि जब ऐसे बाकी के सेंसेस बंद होंगे तभी एक सेंसेस प्रॉपर फुल पोटेंशियल से काम करेगा। तो आंखें बंद होगी, कान काम करेंगे। जब तुम पैसेज कर रहे हो तो सेम तरीके से अपने कानों को पूरा कवर कर लो, ताकि तुम्हारे कानों में कोई बोल रहा है तो उसकी आवाज़ ना आए, कोई साउंड तुम्हें डिस्ट्रैक्ट ना करे। तुम सिर्फ अपना फोकस अपनी आंखों का पैसेज पे रखो और याद करो, ठीक है, समझने की कोशिश करोगे, वो तुम्हें आ जाएगा। सेकंड टिप, फोकस। फोकस मतलब यही कि अपने एक सेंस का यूज़ करने के लिए बाकी सेंसेस को तुम साइलेंट कर दो।
थर्ड पॉइंट है प्रेफर योर चॉइसेस अबाउट एनवायरनमेंट। वेल, मेरे सेंसे का कहना था कि ओपन एनवायरनमेंट में पढ़ाई करो बिकॉज अंधेरे रूम में तुम्हें आलस आएगा जहाँ तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वेल, ओपन एनवायरनमेंट में मैं बता नहीं सकती बिकॉज इतनी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। अभी कहीं से कोई पंछी आ जाए तुम उसको देखोगे, अभी यहाँ से कुछ आवाजें आ जाए तुम उसको देखोगे, बिकॉज खुले एनवायरनमेंट में पढ़ाई नहीं हो पाती है। इसीलिए मेरा मानना था कि पढ़ाई करो तो एक अकेले नीट एंड टाइडी कमरे में, बिकॉज वहाँ पे तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तुम यहाँ वहाँ गंदगी देख के डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। सब क्लीन, ऑर्गेनाइज, माइंड फ्रेश एंड प्रैक्टिस। अब आ गई है फोर्थ पॉइंट की बारी। फोर्थ पॉइंट ये है कि जब तुम जापानीज बोलो तो इस तरीके से बोलो कि वो तुम्हारी फर्स्ट लैंग्वेज है, लाइक हिंदी और इंग्लिश। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम कैसे अपने आप से निकलती हैं भाई शब्द, सेम वही करना है, प्रैक्टिस इसी तरीके से करनी है। मान लो तुम किसी जापानीज इंसान के सामने बैठ गए हो, तुम्हारे JLPT में 120, 130, 150 तक स्कोर्स हैं, और उसके बाद वो तुमसे बोल दे कोनिचिवा वाताशी वा प्रेरणा देस, वाताशी वा दाइगाकु नो गाकुसेई देस, आंता वा, हो गया, खेल खत्म। अब हमको नहीं पता है कि हमें क्या बोलना है। तो ऐसी सिचुएशन ना आए इसके लिए JLPT के स्कोर्स से ज़्यादा तुमको अपनी स्पीकिंग, लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग पे काम करना पड़ेगा। इसके लिए भी सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहले अपनी वोकैबलरी क्लियर रखना, क्योंकि वोकैबलरी जितनी ज़्यादा याद करोगे उतनी ज़्यादा अच्छी होंगी। अब मैं तुम्हारे सामने बोल दूँ, कृपया अपने साक्षात्कार के लिए सामने वाले कक्ष में प्रस्तुत हो। अब तुम्हें अगर साक्षात्कार, प्रस्तुत या कक्ष ये शब्द ही नहीं पता होंगे तो तुम क्या समझ लोगे मेरी बात को। सेम जापानीज में होगा, अगर तुम मेरी वर्ड्स को नहीं पहचान पाए तो तुम कैसे समझोगे कि वो सामने वाला कह क्या रहा है। इसलिए अपनी वोकैब को इतना स्ट्रांग रख लो कि तुम्हें समझने में दिक्कत ना आए। यही है फोर्थ पॉइंट। अब मैं बता रही हूँ फिफ्थ पॉइंट की बारी, क्योंकि अभी तक कई सारे बच्चे तो छट चुके होंगे और जो गिने चुने बच्चे हैं सिर्फ वो ही डिजर्व करते हैं ये खास इंफॉर्मेशन। सबसे बड़ी बात, JLPT के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टिप, जब तुम कांजी पढ़ो, कांजी की एक एक स्ट्रोक को अच्छे से याद कर लेना, बिकॉज कांजी की स्ट्रोक्स ही कंफ्यूज करती हैं JLPT में। मेरे साथ यही हुआ था N5 में, जब कांजी थी सेन की कांजी कुछ इस तरीके से बनती है। इन्हें देखो, क्या इनमें कुछ डिफरेंस है? क्या डिफरेंस लग रहा है? कोई डिफरेंस तो नहीं है। ऊपर की लाइन ब्रश ऑफ है, नीचे की लाइन स्ट्रेट है और बीच की लाइन सीधी है। सीधी लाइन जो है इसी में डिफरेंस है, इसे ध्यान से दोबारा देखो। इस वाली में ये सीधी लाइन ब्रश ऑफ है और इस वाली में ये एक स्ट्रेट लाइन है। वेल, जो पहले बना हुआ है ये है एक ब्रश ऑफ और ये ची है काताकाना का, और ये जो स्ट्रेट लाइन वाला है ये एक कांजी है सेन की। यही डिफरेंस है। कांजी में N5 JLPT 2023 दिसंबर वाले में ये क्वेश्चन आया था जिसमें कि कांजी बनी हुई थी, सेन सिलेक्ट करना था, उसमें ये सब बना हुआ था और ये मेरा गलत हुआ था बिकॉज मुझे स्ट्रोक्स अच्छे से याद नहीं थे। आफ्टर दैट मैंने सारे स्ट्रोक अच्छे से याद करने शुरू कर दिए, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है कि हमें सारे स्ट्रोक्स याद हों, वरना हमारी बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो सकती हैं। अब एक बार पांचों पॉइंट्स को दोबारा से देख लो। सबसे पहला, डू योर प्रिपरेशंस प्रॉपरली, प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से। सेकंड पॉइंट, फोकस करना अपने सेंसेस को यूज़ करके, ओके। थर्ड पॉइंट कि अपने एनवायरनमेंट को तुम खुद चूज़ करना, कोई तुम्हें कह रहा है कि तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, वो मत करना। तुमको तुम्हारा अपना खुद जानना होगा कि तुम्हें कैसे अच्छे से याद रहती हैं चीज़ें। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है अपनी जापानीज को एक टंग लैंग्वेज के रूप में यूज़ करना। लाइक जब तुम याद करो तो सबसे ज़्यादा खुद सेंटेंसेस बना बना के देखना। लाइक इमेजिन कर लो, ओवर थिंकिंग वैसे ही आज की जनरेशन में बहुत ज़्यादा है, तो इमेजिन कर लो कि सामने तुम्हारे कोई जापानीज इंसान खड़ा हुआ है, तुम उससे बात कर रहे हो, तुम इंट्रोडक्शन कैसे दोगे उसको? तुम उससे बोलोगे कैसे कि हाँ मेरा नाम ये है, मैं ये करती हूँ, मैं ये यहाँ रहती हूँ। उसके बाद
और आगे सेंटेंसेस बढ़ाओ जैसे जैसे तुम्हारा आगे आगे लेवल बढ़ता जाए। 5th पॉइंट, कांजी के स्ट्रोक्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि कांजी के स्ट्रोक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। मैं तुम्हें अपनी कुछ प्रिपरेशंस दिखाती हूँ जो मैंने पढ़ते हुए की थी। स्टार्टिंग में कांजी से लिखा हुआ है, उसके बाद उसमें हिरागाना लिखा है उसका, और उसके बाद उसका मीनिंग लिखा है। ये क्विक रिवीजन के लिए नोटबुक बनवाई थी, बट एक्चुअल में ये मेरे किसी काम नहीं आई, बिकॉज इतनी सारी कांजीज एक पेज पे देख के तो दिमाग किसी का भी घूम जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। तो अगर किसी के लिए ये हेल्पफुल रहे, किसी को लगे कि ये हेल्पफुल हो सकता है तो वो कर सकता है, बाकी अगर किसी को नहीं लग रहा है तो वो ना करे, बिकॉज ये मेरे लिए तो बिल्कुल हेल्पफुल नहीं था, आई वुड से। मेरी सेंसे ने मुझे जितनी टिप्स दी हैं, आई गेस उसमें से शायद एक दो ही मेरे काम आई है, उसके अलावा तो कोई काम ही नहीं आई। बिकॉज हर किसी को अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से सीखना होता है, कोई सामने वाला बता देगा तो तुम काम आएगा, इतना भी नहीं आएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो है ये है पैटर्न वाली नोटबुक। इसमें मैंने पैटर्न्स लिखे हुए हैं, ये उसके सामने उसका मीनिंग है, और उसके बाद उसके एक दो सेंटेंसेस बनाए हुए हैं, और ये कुछ स्पेशल नोट्स जो इन पैटर्न्स के रिगार्डिंग है। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सिंपल रखने की कोशिश की थी, जिसमें मैंने ऊपर पैटर्न लिखा, उसके बाद उसका मीनिंग, बस पैटर्न, मीनिंग, और उसके बारे में कुछ खास बातें, जैसे कि ये वर्ब रू तो वाला जो पैटर्न है ये N3 का पैटर्न है। वैसे फर्स्ट पार्ट एक्शन होगा, सेकंड पार्ट प्री एग्जिस्टिंग होगा, और सेकंड पार्ट सरप्राइज होगा, ऑफन पास्ट टेंस में यूज़ होता है। ये सब बातें मैंने लिखी थी ताकि जब मैं JLPT देने जाऊँ तो एक बार मैं इस क्विक रिवीजन वाली नोटबुक को देखूं और मुझे सब फटाक से याद हो जाए। JLPT में जाने से पहले मैंने एक काम और किया, वो था ये प्रैक्टिस की थी मैंने पैटर्न्स की। ये देखो, पैटर्न्स के नाम उनका मीनिंग, पैटर्न के नाम उनका मीनिंग, ऐसे करके मैंने इसको रिवीजन किया था जब मैं JLPT देने वाली थी उससे 2 घंटे पहले। इस तरीके से मैंने लिस्ट बना ली थी ताकि मेरा रिवीजन भी होता रहे और मुझे याद आता रहे, और अगर जो याद नहीं आ रहा है उसको मैं दोबारा से याद करूं, देखूं। तो ये थी मेरी JLPT के लिए कुछ टिप्स जो कि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से तुमको लोग दी है, प्रोवाइड करवाई है। अब तुम लोग को अगर कोई भी क्वेरी होती है JLPT से रिगार्डिंग, तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो, आई एम हेयर फॉर यू। बिकॉज JLPT आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा इजी है, बच्चों को कोई क्वेरी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा क्वेरीज होती हैं, क्वेश्चंस भी इतने होते हैं कि उनका कोई जवाब भी नहीं दे सकता, हम किसी से पूछ भी नहीं सकते। इसलिए तुम लोग को क्वेश्चन करना है, तुम करो, फुल 2 करो, नो प्रॉब्लम। ओके, वीडियो को लाइक करते जाना और सब्सक्राइब भी कर लेना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।